तीसरा वो कहते हैं कि जो त्रिफला चूर्ण, मैंने बार बार आपको बोला, त्रिफला चूर्ण है तो इसको बारीक पीसें, दंतमंजन के लिए बारीक पीसना और खाने के लिए मोटा पीसना। तो बारीक त्रिफला चूर्ण, थोड़ा सेंधा नमक, बस मिला के दांत पे घिसें तो ये दंतमंजन। ऐसे 8-10 तरह के दंतमंजन है, 12 किस्म की दातुन है। तो आप ये जरूर करें, माने टूथपेस्ट बंद करें। अब क्यों करें टूथपेस्ट बंद? भागवत जी और आधुनिक विज्ञान को जरा जोड़ता हूं। आप पित्त के असर में हैं, जान लीजिए। सुबह सोकर उठेंगे तो मुंह में पित्त ही भरा हुआ है, लार जिसको आप कह रहे हैं। अब ये असर ज्यादा है तो इसको कंट्रोल रखना है आपको, तो इसलिए कहा ये दातुन अच्छी है। लेकिन अगर आप ब्रश कर रहे हैं, पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या है उसमें? चीनी है। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल आयुर्वेदिक सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ में। चीनी है ना, शुगर है। अब वो सैकरीन के रूप में है या किसी भी रूप में शुगर है, और शुगर और पित्त का झगड़ा है। तो सुबह उठते ही अगर आप पेस्ट कर रहे हैं जो मीठा है तो सर्वनाश है। मीठा ब्रश माने मीठा पेस्ट पित्त में मिलाएं तो पित्त को तो बिल्कुल खराब करेगा ही, और मुंह को भी खराब करेगा। क्योंकि सुबह का मुंह आपका मीठे के असर में आया, मीठे के असर में, तो 101% चांसेस हैं कि आपके दांत खराब होना जल्दी शुरू हो। और मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जो ज्यादा पेस्ट कर रहे हैं उन्हीं के दांतों में कीड़े सबसे ज्यादा लग रहे हैं। कीड़े लगना माने दांत खराब होना। आप बंद करिए, ये अच्छा नहीं। विज्ञान के हिसाब से बहुत खराब, और धर्म के हिसाब से तो और भी खराब है। मैं कई बार यहां बोल के गया हूं, सभी कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट जैसे टूथपेस्ट मरे हुए जानवरों की हड्डियों से बन रहे हैं। जैसे कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से। ये प्रयोगशाला में प्रयोग करके हम प्रमाणित करने के बाद बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि मैं जानता हूं सामने वाली कंपनी मेरे खिलाफ केस कर सकती है। फिर भी मैं बोल रहा हूं कि कॉलगेट बन रहा है मरे हुए सुअर की हड्डियों से, पेप्सोडेंट बन रहा है मरी हुई गाय की हड्डियों से, क्लोजअप और फॉरहंस बन रहे हैं बकरी और बकरे की हड्डियों से। और अगर आप शाकाहारी हैं, चुस्त जैन हैं और सवेरे सवेरे हड्डियों को घिस रहे हैं, तो कहां धर्म पालन हो रहा है? और आप तो जैन हैं, तो इतना जान लीजिए कि प्रत्यक्ष हिंसा का जितना पाप है ना, परोक्ष हिंसा का पाप भी उतना ही है। तो किसी कंपनी ने आपके लिए बनाया टूथपेस्ट, माने उसने मारा जानवरों को, उसमें से निकालने के लिए हड्डियां आपके लिए बनाया, तो पाप आपके ऊपर उतना ही है जितना उस मारने वाले के ऊपर है। तो कसाई का पाप अपने सिर पे क्यों लेना? तो क्यों ये कॉलगेट, क्लोजअप बंद कर दीजिए। दातुन पे आइए, नहीं तो दंतमंजन। आप कहेंगे चेन्नई में दातुन नहीं मिलता, नहीं मिलता तो दंतमंजन बताया उन्होंने, वो आप बना लीजिए। तरीका मैंने बता दिया। सभी ऋतुओं में एक दंतमंजन वो कहते हैं कॉमन है। त्रिफला चूर्ण का दंतमंजन किसी भी ऋतु में किया जा सकता है, तो आप उसका ध्यान रखिए। अब आपने दांत वात साफ कर लिए, अब आपकी आगे की जो दिनचर्या है वो कैसी होगी? आपको जो है ना, पित्त प्रकृति के लोगों को मालिश भी करना है, व्यायाम भी करना है। बच्चों के लिए तो सिर्फ मालिश है, आपके लिए मालिश भी है, व्यायाम भी है। तो अब आप में कई बार कंफ्यूजन ऐसा होगा कि व्यायाम पहले करें कि मालिश पहले करें। तो भागवत जी ने क्लियर कहा है कि वात के जो रोगी हैं उनको मालिश पहले, व्यायाम बाद में। और पित्त के जो रोगी हैं, रोगी से मतलब आप पित्त के असर में हैं, तो व्यायाम पहले, मालिश बाद में। तो आपको व्यायाम पहले करना है, मालिश उसके बाद करनी। अब आप पूछेंगे कितना व्यायाम करें? तो आपके लिए भी नियम वही है कि जैसे ही आपके बगल में पसीना आया, व्यायाम रोक दें। जैसे ही बगल में पसीना आया, व्यायाम रोक दें, उसके आगे व्यायाम ना करें। पसीना आया, व्यायाम रोक दें। वो 10 मिनट में आए तो, 20 मिनट में आए तो, 25 मिनट में आए तो, 40 मिनट में आए तो, 1 घंटे में आए तो, आपके शरीर के हिसाब से ध्यान रखिए। इससे ज्यादा व्यायाम करने की कोशिश ना करें। अब वो कहते हैं सबसे अच्छा व्यायाम क्या? सबसे अच्छा, तो आप कहेंगे जी दौड़ना। तो भारत के हिसाब से ये सबसे अच्छा नहीं है। भारत के हिसाब से, भारत के हिसाब से ये दौड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि दौड़ते समय वात बहुत प्रबल होता है, और भारत वात प्रकृति का देश है। देशों की प्रकृति होती है वात प्रकृति, क्योंकि गर्मी है, ज्यादा इलाके में गर्मी है, वात प्रकृति का देश है, रुक्ष देश है। चेन्नई जैसे 2-4-10 बड़े शहरों को छोड़ दो जो समुद्र के किनारे हैं, बाकी देश रुक्ष है। रुक्ष माने सूखी हवा चलती है।
तो वृक्ष है तो वात ही होगा। तो वात प्रकृति का देश है, इसलिए दौड़ना तो यहां बिल्कुल निषिद्ध है। दौड़ना तो नहीं, रनिंग तो बिल्कुल नहीं, वो ट्रेडमिल पे दौड़े वो भी नहीं, एक्सरसाइजर लाके उसमें भी दौड़े बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यायाम जो स्लो हैं, जिनमें वायु ना बढ़े, तो सबसे अच्छा उन्होंने बताया सूर्य नमस्कार आपके लिए। अब आप चाहे आसन के रूप में माने या उसको व्यायाम के रूप में माने, तो सूर्य नमस्कार आपके लिए सबसे अच्छा है। तो आप सीख लें सूर्य नमस्कार, किसी ने सीखा है वो दूसरे को सिखा दे, नहीं तो इस पर अलग से एक आप सेशन कर सकते हैं सूर्य नमस्कार। दूसरे कुछ व्यायाम है आपको, तो वो व्यायाम में छोटे छोटे स्तर पर दंड बैठक, छोटे छोटे स्तर, ज्यादा लंबी नहीं, छोटी दंड बैठक है। और छोटे छोटे स्तर के कोई भी व्यायाम जिसमें बहुत तेजी से पसीना ना निकले, सीधी सी बात, घर में हो तो बहुत अच्छा। अब वैसे माताओं को तो वाघभट्ट जी कहते हैं कि व्यायाम की अतिरिक्त जरूरत ही नहीं है। अगर वो रसोई घर के भोजन में लगी हैं तो बहुत सारे व्यायाम आपके वहीं हो रहे हैं। जैसे चक्की चला रहे हैं तो बहुत अच्छा है, सिलबट्टे पे चटनी बना रहे हैं तो बहुत अच्छा है। आप कहेंगे हम करते नहीं है, मैं प्रेरणा दे रहा हूं, करने लगे आप। मिक्सी का उपयोग कम करें, सिलबट्टे का ज्यादा करें, चक्की का उपयोग ज्यादा करें, मिक्सी का उपयोग कम करें, बाजार में जो इलेक्ट्रिक चक्की है उसका उपयोग कम करें। वो मैं पहले भी बोल चुका था, अभी भी बोल रहा हूं कि आप चक्की को चला के आटा पीसेंगे, उसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होने ही वाली है, क्योंकि इसमें घर्षण कम है। और घर्षण कम है ना, तो अनाज धीरे धीरे पिसेगा, और अनाज धीरे पिसेगा तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, और वात वाले देश में टेम्परेचर बढ़ना नहीं किसी भी चीज का। और आप इलेक्ट्रिक चक्की में पिसवाएंगे ना, बहुत तेज घर्षण है, तो अनाज में नाश हो जाएगा, पौष्टिकता कम होने ही वाली है। तो हाथ की चक्की का खा के देख लीजिए एक रोटी, और ये बिजली वाली चक्की का खा के देख लीजिए एक रोटी, एक ही मिनट में अंतर पता चल जाए। तो अगर आप करें तो अच्छा है। फिर आप कहेंगे जी चक्की मिलती नहीं। मैंने चेन्नई में देखा 2 लोगों को जो चक्की बना के देंगे, आप अगर उनको ऑर्डर दें तो। पत्थर वाले लोग यहां हैं, मैं 6 दिन से यहां घूम रहा हूं, सड़क पे दिखाई दिए, तो सिलबट्टा तो है उनके पास, चक्की नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहते हैं कोई लेता नहीं तो क्या बनाए, आप लेंगे तो बनाएंगे। 2-4 बना हुआ है तो वो भी। और आपको कहीं ना मिले तो जरूर मुझे करें फोन, तो हम कुछ ट्रक भर भरा के राजस्थान से, गुजरात से भिजवाएंगे आपके पास। ट्रक भर के ही भेजेंगे तभी सस्ती पड़ेगी, 1-2 आएगी तो मुश्किल हो जाएगी। और आप अगर राजस्थान जाते हैं या गुजरात जाते हैं तो एक आध चक्की तो साथ में भी ला सकते हैं ना। AC 3 टायर में आप 60 किलो तक वजन ला सकते हैं, AC 2 में 100 किलो तक ला सकते हैं, और स्लीपर क्लास में 40 किलो तो ला ही सकते हैं कंफर्म टिकट पे। तो चक्की तो 20 किलो से ज्यादा होती ही नहीं है। तो आप भी जाएं कभी राजस्थान गुजरात तो 2 चक्की एक आदमी ला सकता है। तो आप लाएंगे चक्कियां तो क्या होने वाला है, वो जो बनाने वाले कारीगर बैठे हैं पत्थर वाले, उनका कुछ रोजगार तो बढ़े, कुछ रोजी रोटी चले, जो अभी धीरे धीरे बंद हो रही है। और उनकी रोजी रोटी अगर आपने चलाई, तो मैंने आपको सबसे पहले दिन एक बात बताई थी कि आप जिंदगी के अपने सब दुख दूर करिए, दैहिक, दैविक, भौतिक, और दूसरों के दुख दूर करने में मदद करिए तो मोक्ष मिलेगा। तो आपने चक्की बनाने वाले का भौतिक दुख तो दूर किया, चक्की खरीदी तो पैसा तो मिला, गरीबी कम हुई, रोजगार बढ़ा। तो भौतिक दुख भी अगर आपने कम किया तो मोक्ष की तरफ जा। तो चक्की है, सिलबट्टा है, कोशिश करें तो व्यायाम की अतिरिक्त जरूरत नहीं। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा हल्का फुल्का व्यायाम आप जरूर करें। और बहनों को, माताओं को जो सबसे अच्छा व्यायाम है, भागवत जी कहते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग। फॉरवर्ड बेंडिंग माने आगे झुकना। तो जितनी बार आप आगे झुकें, ध्यान रखें कमर से झुकें हमेशा, तो जिंदगी में कभी भी दर्द नहीं आएगा कमर का। आगे कमर को छोड़कर कहीं से भी झुकेंगे तो तकलीफ है। कोशिश करें कमर से झुकें, जितना झुक पाते हैं वहीं तक झुकें। जरूरत नहीं है कि नीचे तक झुकें। हो सकता है कमर से झुकें तो आपके हाथ घुटने तक ही आए, वहीं तक रहने दीजिए। सहज होकर करिए, असहज होकर मत करिए। तो थोड़ा व्यायाम, 15-20 मिनट में पसीना आ जाएगा, उतना काफी। फिर उसके बाद मालिश। आपको भी मालिश जरूरी है, क्योंकि आपको भी कफ का असर ना बढ़े और आपका विकृत ना हो। तो आपको भी बच्चों की तरह ये बात ध्यान रखनी है कि सिर की मालिश ज्यादा, कान की भी मालिश ज्यादा, और बाकी शरीर की तो करनी है। और शरीर में सबसे ज्यादा मालिश तलवे की, पांव की।
मालिश के बाद स्नान, स्नान उसी तरह से उबटन आदि से, और फिर भोजन, भोजन के बाद विश्राम 20 मिनट, फिर आपका काम, फिर रात्रि का माने शाम को 6-7 बजे का भोजन। इस तरह का नियम है पित्त वालों का। और वात वालों के लिए क्या है? जिनकी उम्र 60 के ऊपर है उनके लिए बागभट्टी जी कहते हैं व्यायाम निषेध। जैसे बच्चों को निषेध वैसे उनको निषेध। उनके लिए मालिश बहुत जरूरी, जैसे बच्चों की वैसे वात वालों की। माने बुजुर्ग लोगों को मालिश बहुत जरूरी है, व्यायाम से भी ज्यादा। और मालिश करते समय ध्यान रखना है सिर तलवे 2 चीजें, और कान भी। तो मालिश आप करें, व्यायाम करें तो बहुत ही हल्का फुल्का करें। लेकिन यह नियम बागवट जी ने नहीं बताया कि आप व्यायाम तब तक करें जब तक बगल में पसीना ना आए, क्योंकि एक उम्र के बाद पसीना बहुत कम हो जाता है। तो हो सकता है 1 घंटे तक भी ना आए और आप करते रहे। ये पित्त और कफ वालों के लिए है, सिर्फ वात वालों के लिए। तो वात वाले तो जीवन में जितने आराम से रह सकें। वैसे तो वात वालों के लिए बागवट जी कहते हैं कि उनको तो एक ही काम है, वो है दिशा निर्देश। बुजुर्गों का एक ही काम है कि घर में बैठे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं, ऐसा मत करो, ऐसा करो, ऐसा मत करो, क्योंकि उन्होंने जीवन का सारा अनुभव ले लिया और वो अनुभव को मिलाकर आपको दिशा निर्देश कर रहे हैं। बाकी अपना पूजा पाठ, भक्ति वगैरह ज्यादा, क्योंकि इसमें मूवमेंट। बागवट जी बोलते हैं कि वात के लोगों को मूवमेंट सबसे कम होने चाहिए। तो ज्यादा भाग दौड़ नहीं, ज्यादा इधर उधर नहीं, आराम से सहजता से जितना होता है अपने शरीर को बचाते हुए उतना। तो मैंने कोशिश की कि आपको 1-1.25 घंटे में तीनों प्रकृति के लोगों की दिनचर्या बता सकूं। अब 30 तारीख को मैं थोड़ा कंक्लूड करूंगा तो कुछ बातें इसमें आ जाएंगी। अभी मेरा आपको विनम्र निवेदन है कि आप चाहें तो प्रश्न पूछें, लेकिन निवेदन दूसरा है कि जब तक प्रश्न का सत्र चले 10-15 मिनट कोई ना उठे, क्योंकि हो सकता है कि किसी ने जो प्रश्न पूछा वो आपके लिए भी बहुत काम का हो। मेरे पास एक स्लिप आ गई है लिख के, जरा इसको मैं बता दूं। मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या? ये प्रश्न है। कल मैंने गोमूत्र का महत्व बताया था ना, तो मनुष्य के मूत्र का महत्व क्या? मनुष्य का मूत्र भी औषधि के रूप में काम आता है, और बागवट चिकित्सा में उसके लिए 2 सूत्र हैं। उन सूत्रों के अनुसार आप मनुष्य मूत्र पी सकते हैं, माने अपना स्वयं का मूत्र पी सकते हैं। लेकिन उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि आप संपूर्ण शाकाहारी होने चाहिए। संपूर्ण शाकाहारी माने मांस ना खाएं, मदिरा ना पिए, और आप ये जो है अंडे वंडा ना खाएं, तो आप अपना स्वयं का मूत्र भी उपयोग में ले सकते हैं। आपका जो मूत्र है और गाय का मूत्र है, फिर आपके मन में प्रश्न आएगा दोनों में क्या? तो बागवट जी ने बहुत स्पष्ट कहा, हमेशा गाय का मूत्र मनुष्य मूत्र से अच्छा। अगर गाय का मूत्र आसानी से उपलब्ध है तो वो पिए, नहीं उपलब्ध है तो आप स्वयं का मूत्र भी पी सकते हैं। अब स्वयं के मूत्र में वो कहते हैं कि सवेरे सवेरे जब सोकर उठें और पहला मूत्र हो वही उपयोगी है, बाकी दिन भर का नहीं। उठें और पहला मूत्र, और पहले मूत्र को भी कलेक्ट करने की विधि उन्होंने बताई है। वो विधि क्या है कि आप मूत्र ने करना शुरू करें तो पहला थोड़ा छोड़ें, शुरू का 2, 4, 5 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर तक छोड़ें, और अंत का बिल्कुल छोड़ें, बीच वाला यही आप पी सकते हैं। तो आप बोलेंगे किस किस बीमारी में काम आएगा? कम से कम आपका स्वयं मूत्र 100 से 103 बीमारियों में काम आएगा। वात की बीमारियां और कफ की बीमारियों में बहुत काम आएगा, पित्त की बीमारियों में भी काम आता, थोड़ा कम आएगा। और उसके साथ आयुर्वेद की कुछ औषधियों का अगर कॉम्बिनेशन करें तो वो बहुत ही अच्छा है। अभी इतना ही कहता हूं, अगर विस्तार से सुनना हो तो फिर कोई एक्स्ट्रा सेशन हम करें तो अच्छा होगा। जी नमस्कार देवी और सज्जनों, एक दिन के अवकाश के बाद एक बार फिर हम राजीव भाई को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कल कुछ सुना सुना सा लगा, कुछ खोया खोया सा लगा, आपको भी लगा? तो यह है राजीव भाई के शब्दों का, उनके विचारों के सार्थकता और नशा। नशा शराब का नहीं, नशा स्वस्थता की, नशा अहम का नहीं,
नशा सद्भावना का। तो ऐसे वाग्भट के दूत और भारत के सपूत श्री राजीव दीक्षित जी से मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं और पुरजोर तालियों के साथ उनका आप स्वागत करें। पिछले 7-8 दिनों में हमने जो कुछ भी सुना राजीव दीक्षित भाई से और जो कुछ भी हमने ग्रहण किया, उसके कृतज्ञता में हमारे पास व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है और न ही ऐसा कोई उपहार है जो हमें भेंट स्वरूप देकर उस बहुमूल्यता को हम आंक सके। इसीलिए हम अपनी कृतज्ञता, हम अपना धन्यवाद उनको चंदन के फूलों के माला के सुगंध के साथ और शॉल के ऊर्जा के साथ व्यक्त करना चाहेंगे। मेरी गुजारिश है श्री शोभाकांत दास जी से कि वो राजीव भाई को माला अर्पण करके स्वागत करें। रमेश भाई लोढ़ा शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करेंगे। पिछले 7-8 दिनों से राजीव भाई ने प्रकृति की बात की, पंच तत्व की बात की। तो 4 तत्व राजीव भाई हमको देते रहे हैं और जो 5वां तत्व पृथ्वी है वो सीयू साहब भवन के पदाधिकारियों ने हमें वो पृथ्वी के रूप में, इस परिसर के रूप में हमें दिया है। मेरी गुजारिश है कि श्री रसिक भाई मंच पर आए, सीयू साहब भवन के प्रेसिडेंट श्री शोभाकांत जी उन्हें माला पहनाकर स्वागत करेंगे। और राजीव भाई उन्हें शॉल उड़ाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। और अभी बहुत सारी चीजें राजीव भाई हमको बताएंगे। उसके पश्चात बहुत लंबा दौर चलेगा प्रश्नोत्तरी का। तो इसीलिए हमने आप लोगों से गुजारिश की है कि एक पर्ची में आप अपने सवाल लिख के राजीव भाई तक पहुंचा दें। और मैंने पर्ची नहीं लिखी है, लेकिन सवाल मैं छोड़ के जाना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि हंसना एक औषधि है। तो हंसना अगर एक औषधि है तो निश्चित रूप से वाग्भट ने कहीं न कहीं किसी न किसी सूत्र में हंसने के बारे में कहा होगा। तो मैं चाहता हूं कि राजीव भाई इस पर हमें बताएं कि हंसना चाहिए तो कैसे हंसना चाहिए, खाने से पहले या खाने के बाद, जो कुछ भी है वो कृपया इसका बताएं। ये सवाल है। तो इस हंसते खिलखिलाते माहौल में मैं ये मंच समर्पित करता हूं श्री राजीव दीक्षित को। आपसे प्रदीप भाई ने बोल दिया है कि जो भी प्रश्न है वो अगले 1 घंटे में लिखकर मेरे पास पहुंचा दें। मैं कोशिश करूंगा सभी का जवाब दूं। कुछ प्रश्न आए हैं, कुछ और आप भेज सकते हैं। और आपको आज के बाद और प्रश्न पूछने हो तो कभी भी पत्र लिखकर, ईमेल के द्वारा आप प्रश्न कर सकते हैं। मेरा नाम और पता हर किताब में बाहर है। पुस्तक में से पता आप नोट कर सकते हैं। ईमेल है, फोन है, उस पर आप कभी भी प्रश्न कर सकते हैं। और चूंकि एक प्रश्न आ गया है, वहां मैं पहले बता दूं क्योंकि वो थोड़ा विषय से हटकर है। किसी ने पूछा है कि क्या आप इलाज भी करते हैं? हां, करता हूं, लेकिन बिना फीस के इलाज भी करता हूं। आप कभी इलाज की दृष्टि से भी पूछना चाहें प्रश्न तो कर सकते हैं। ज्यादा कोशिश मैं आयुर्वेद से करता हूं इलाज करने की, और अगर मैं महसूस कर लेता हूं कि कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा हैं तो थोड़ा होम्योपैथी की मदद लेता हूं। एलोपैथी को कभी भी टच नहीं करता। अभी प्रदीप भाई ने जो प्रश्न किया वहां से मैं शुरू करूं। भागवत जी कहते हैं कि हमारे शरीर में कुछ वेग हैं, वेग, गति, मूवमेंट, स्पीड, कुछ वेग हैं और उन वेगों के नाम हैं कुछ। उनके बारे में उनका यह कहना है, एक सूत्र है और उस पर पूरा अध्याय है, एक ही सूत्र पर पूरा अध्याय है। वो ये कहते हैं कि जब ये वेग आए शरीर में तो कभी भी नहीं रोकना चाहिए।